एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं उन सभी फॉर्मूलाज की जो कि जर्नली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जर्नली हर एक प्रोफेशन की नीड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन पर्टिकुलर जॉब्स की जहाँ पे एक्सेल को सीखना एंड जहाँ पे एक्सेल का जो वर्क होता है वो मैंडेटरी होता है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे एक्सेल का रोल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल इंटरव्यूज़ में जो एक्सेल के बारे में पूछा जाता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये बेसिक काम करना आता है या नहीं आता, ये कोई पर्टिकुलर फीचर आता है या नहीं आता। लेकिन जहाँ पे एक्सेल मैंडेटरी होता है, जहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन होती है, जहाँ पे आपको कोई आउटकम निकाल के देना होता है, जहाँ आपको बेसिकली डेटा पे काम करना होता है, ऐसी जगह पे इंटरव्यूअर चाहता है कि वो आपसे ये जान सके कि आपको एडवांस फीचर्स आते हैं या नहीं आते, आपको एडवांस फार्मूलाज आते हैं या नहीं आते। तो इस सिनेरियो में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वो 6 एडवांस फार्मूलाज जो कि जर्नली आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए यूज़फुल होने वाली है जो भी इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या फिर जो भी एक्सेल में काम करते हैं, बिकॉज़ ये सारे फार्मूलाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इस वीडियो में जो हम फार्मूलाज कवर करने वाले हैं वो हम टोटल 2 टाइप की बात करूँ तो 2 टाइप है, एंड इन नंबर्स बात करूँ तो 6 फार्मूलाज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 2 टाइप की बात कर रही हूँ तो टाइप्स हैं आपके, द फर्स्ट वन इज सम, कि आपको अगर मान लीजिए बड़ा सा डेटा दिया हुआ है और उसमें से कह दिया गया कि इस चीज़ का टोटल नंबर दे दीजिए या इस चीज़ का टोटल करके बता दीजिए, तो वहाँ पे ये फार्मूलाज काम आएंगे। एंड द सेकेंड वन इज़ लुकअप फंक्शंस, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है एंड उसमें से कहा कि इस छोटे से चंक का आप डेटा निकाल के दे दीजिए, तो वहाँ पे आपके लुकअप फंक्शंस काम आएंगे। इन दोनों ही फंक्शंस को सिर्फ मैंने डायरेक्टली अप्लाई करके नहीं बताया है, साथ ही साथ में मैंने आपको वो फंडा क्लियर किए हैं कि क्यों हम कोई चीज़ करते हैं, क्यों अगर उसमें रेंज लिखा है तो उस रेंज का क्या मतलब है, क्राइटेरिया लिखा है तो क्राइटेरिया का क्या मतलब है, लुकअप वैल्यू लिखा है तो लुकअप वैल्यू का क्या मतलब है, सो दैट आप जब इस वीडियो को ख़त्म करें कभी भी जाकर अपने आप से कोई फॉर्मूला लगाएं तो अपने आप से चाहे कितना बड़ा डेटा हो उसमें जनरेट कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं SUMIF, DSUM which is the alternative of SUMIF, एंड लुकअप फंक्शंस में हम करेंगे VLOOKUP, HLOOKUP एंड XLOOKUP। सबके फंडास क्लियर किए हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिस शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे जिससे आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर फार्मूला पे जंप कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग यहाँ पे अपने सारे फार्मूलाज को बहुत अच्छे कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए SUMIF एंड DSUM ये तीनों ही सम के लिए यूज़ होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे यूज़ होता है। SUMIF से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए SUMIF जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, सम एंड एफ। सम आपको जो नॉर्मल आपका सम है वही वाला बात है कि हम लोगों को कोई डेटा को जोड़ना है, हमें ऐड चाहिए, तो दैट इज़ सम। बट व्हाट अबाउट एफ? इफ़ जर्नली जब हम अलग से पढ़ते हैं तो हम लॉजिकल के लिए लेते हैं, अगर ये हो तो ये कर देना, अगर वो हो तो ये कर देना। लेकिन यहाँ जो इफ़ है हम उसको बोलते हैं कंडीशन के लिए है ये। जैसे कि अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं और उस कंडीशन के साथ सम करने के लिए कह दूं तो वो आपका वहाँ पे SUMIF कहलाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा है, एक सेल्स का डेटा है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी ये दे रखा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कितना सेल किया। मान लीजिए आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक लैपटॉप है, एक टीवी है एंड एक कंप्यूटर है। ये तीन चीज़ों में आप डील करते हो, आपके पास डेटा है और आपने बहुत से लोगों को सेल किया होगा अलग अलग। तो अब आपको ये बताना है कि आपने टोटल कंप्यूटर कितने बेचे। तो जर्नली सम हम वहाँ लगाते हैं जब अगर मैं आपको ये कहती कि जी मुझे ये बता दो कि टोटल कितनी सेल की, तब तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ ये है कि टोटल सेल बतानी है, तब तो मैं सम करके बता सकती हूँ। बट यहाँ तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे ये बताओ कंप्यूटर कितने टोटल सेल किए। तो यहाँ मेरी कंडीशन क्या है, वो कंप्यूटर कितने सेल किए, वो लैपटॉप कितना सेल किया, वो टीवी कितना सेल किया, तो एक कंडीशन है। तो ऐसी चीज़ जिसमें एक कंडीशन होती है उस जगह पे और हमें सम करना होता है, हमें टोटल बताना है, तो
वहाँ पे हम लोग सम इफ लगाते हैं। चलिए इसे लगा के आते हैं, उसके बाद हम आगे का बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं अपने एडवांस वाली शीट में आ जाती हूँ एंड यहाँ मैंने सम इफ के लिए अलग से डेटा लिया हुआ है। देखिए इसको हम कंट्रोल ए करते हैं एंड Alt और C A कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे ये सारी शॉर्टकट कीज़ हम लोग लाइव लेक्चर्स में भी सभी चीज़ें शॉर्टकट कीज़ से करते हैं जितना भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा डेटा है, बहुत छोटा सा डेटा। आप बड़े से डेटा में भी निकाल सकते हैं, मैंने बहुत छोटा सा डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे ये है कि मैंने अलग अलग प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं एंड उनकी सेल आगे है। अब मुझे देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कितना कंप्यूटर सेल होता है, मुझे ये जानना है, कितना कंप्यूटर सेल होता है मुझे ये जानना है। तो कैसे जान सकते हैं? सम इफ लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ टैब। अब ना फॉर्मूले को समझना, अगर एक चीज़ में फॉर्मूला समझ लिया ना, हर चीज़ में आप लगा पाओगे। तो हमें ये फॉर्मूला समझना आया ना, तो हम हर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज हमेशा वो होती है जहाँ हमें वो चीज़ ढूंढनी होती है। अब मुझे ये कंप्यूटर कहाँ जाके ढूंढना है? मुझे तो इसमें ढूंढना है ना, इसमें ढूंढना है कि नहीं है? ये रेंज है आपकी, तो मुझे अगर इसमें ढूंढना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी। ओके फाइन, कॉमा क्राइटेरिया, जिसको ढूंढना है मुझे इस सेल में जो भी लिखा हो, चाहे कंप्यूटर लिखा हो, चाहे एक्सेसरी लिखा हो, चाहे फ़ोन लिखा हो, इस सेल में जो लिखा है ना मुझे उसको ढूंढना है। तो मैंने उस सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा सम रेंज, किसका सम करके देना है? इसका सम करके देना है। ठीक है, एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। तो देखिए आ गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की जगह एक्सेसरी लिख देना है। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। तो देखिए उसने उसका भी टोटल दे दिया। आप फ़ोन लिख के देख लीजिए, उसका भी टोटल दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास क्या कंडीशन थी? एक कंडीशन थी कि मुझे इस सेल में जो लिखा हुआ है उसका टोटल करके दे दो, तो इसने मुझे दे दिया। दूसरा आप पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास आता है सम इफ्स। तो देखो वही वाली बात है, सम का मतलब तो आप समझ ही गए हो। इफ्स, एक है इफ, एक है इफ्स, तो क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल हो गया है ना। मैं पहले जितनी भी बात कर रही थी आपको बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि सिंगल कंडीशन सिंगल कंडीशन सिंगल कंडीशन, वो इसीलिए कर रही थी ताकि मैं यहाँ कह सकूँ कि ये मल्टीपल कंडीशन के लिए है। किसके लिए है? मल्टीपल कंडीशन। अब आप कहोगे मल्टीपल कंडीशन ये कैसे आती है? देखिए मल्टीपल कंडीशन का मतलब है एक से ज़्यादा कंडीशन होना। मतलब अब मैं आपको ये कह दूं कि प्लीज़ मुझे उस डेटा में से ये तो बताओ कि आपने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना मुझे सिर्फ जनवरी का जानना है, मुझे सिर्फ जनवरी 2024 का जानना है कि आपने उसमें कितने सेल किए। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये हो गई कि कंप्यूटर का जानना है, दूसरी कंडीशन ये हो गया कि सिर्फ जनवरी का जानना है, पूरे साल का नहीं जानना है, पूरे डेटा का नहीं जानना है, उस पूरे डेटा में से भी आपने जनवरी का निकालना है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कंडीशन दे दी, ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको एक से ज़्यादा कंडीशन दे दी, वहाँ पे हम सम इफ्स लगाएंगे और हमें सम की ज़रूरत है। तो देखिए अब हम सम इफ्स लगा के देखेंगे। दिस इज़ माई डेटा, जहाँ पे देखो यहाँ मेरे को मंथ्स दिख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में मैंने इन पार्टीज़ को ये प्रोडक्ट सेल किए एंड ये सेल हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पार्टी के नेम के नहीं प्रोडक्ट वाइज लिया हुआ है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, फाइन। अब मुझे ये भी जानना है कि इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, मुझे ये भी जानना है कि अप्रैल में कितना सेल किया है। तो अब हम लगाएंगे सम इफ्स इक्वल्स टू सम इफ्स टैब। अच्छा, सम रेंज मैंने हमेशा अभी आपको सिखाया था कि आप फॉर्मूला सीख लो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। सम रेंज मुझे इसका सम करना है। ओके फाइन। क्राइटेरिया रेंज मैंने अभी भी आपको सिखाया था, रेंज जहाँ आती है तो जहाँ ढूंढना है एंड जिसमें ढूंढना, जिस चीज़ को ढूंढना है उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज मतलब सबसे पहले देखो हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट नेम कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ढूंढना है। द सेकेंड इज़ मंथ नेम कि मुझे अप्रैल का चाहिए, मई का चाहिए, जून का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दो क्राइटेरिया आपको समझ आए, एक प्रोडक्ट नेम वाला क्राइटेरिया और एक मंथ वाला क्राइटेरिया। कोई भी क्राइटेरिया पहले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आना है। पहले क्राइटेरिया में प्रोडक्ट नेम का ले लेती हूँ कि प्रोडक्ट नेम को ढूंढना तो इसमें है, ढूंढना तो इसमें है। एंड एक बात बताएं, आप अप्रैल में ढूंढो, मई में ढूंढो, मई में जाके फॉर्मूला लगाएंगे, जून में जाके फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा जो प्रोडक्ट नेम को ढूंढना तो इसी के अंदर है, हमेशा इसी में ही ढूंढना है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, फंक्शन F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। और ढूंढना क्या है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ये जो प्रोडक्ट नेम है यही तो लोगे कि इसको ढूंढना है उसके अंदर। अब दूसरी चीज़,
और क्या ढूंढना है आपने, अप्रैल में मंथ के, अप्रैल मई जून जो ये मंथ से इसमें से ढूंढना है ना, क्योंकि आपने तो पहले से लिखा हुआ है कि ये मंथ में हुआ है, तो ये वाला मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। और वही वाली बात है, मई के लिए भी यही करना है, जून के लिए भी करना है, तो F4 कर देंगे, कॉमा। और किसको ढूंढना है, अप्रैल मई जून हमने ऊपर लिखे हुए हैं, पैरेंथेसिस ऑफ कर देना और एंटर कर देना है। तो देखिए आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। फ़ोन का अगर चेक करना है तो फ़ोन का चेक कर सकते हो कि किस मंथ में आपने कितना सेल किया, एंड कंप्यूटर का चेक करना है, कंप्यूटर का कर सकते हो। और यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल टू से सॉरी यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल टू से इसका सम ले सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जब आप अपनी, मान लीजिए अपनी कोई रिपोर्ट बनाओगे तो ये कितना इजी हो जाएगा कि आपके पास डेटा है, आपने तीनों वर्ड लिखे हुए, एंड सम से आपका सारा मंथ्स का एक साथ आ गया, अप्रैल का अलग गया, मई का अलग आ गया, जून का अलग आ गया, जुलाई का अलग आ गया, पूरे साल की ऐसी शीट बना सकते हो आप विद अ सिंगल फार्मूला। तो समिफ्स बहुत हेल्प करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाऊँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डीसम एक ऑल्टरनेटिव होता है समिफ का ही, लेकिन डीसम बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है जब डेटा बहुत बड़ा होता है। जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम समिफ की जगह डीसम को प्रेफर करते हैं। देखिए चल के देखते हैं डीसम कैसे वर्क करता है। डीसम काम कर जाता है जब आपके पास क्राइटेरिया की भी इस तरीके से कोई टेबल बनी हुई है, आपको मल्टीपल चीज़ें हैं और आपको निकालना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आगे आपको रीजन भी लेना है, आपको प्रोडक्ट भी लेना है, तो यहाँ पे भी डीसम बहुत अच्छे से काम कर जाता है। लगा के देखते हैं डीसम, बट ये ऑल्टरनेटिव है। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, आपको डीसम लगाना है डीसम लगाओ, आपको समिफ लगाना है समिफ लगाओ, लगा सकते हैं। बट ये एक नया फॉर्मूला है जो हमें सीखना चाहिए, तो हम सीख रहे हैं। आपने यहाँ से पूरी रेंज ले लेनी है। ओके, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम रियली सॉरी। हमको यहाँ डीसम लगाना है, इक्वल्स टू डीसम टैब डेटाबेस लेना है। ये नीचे आ गया है, यहाँ पे हमने ये पूरा जितना भी डेटा था आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद फील्ड लेनी है, मतलब क्या आंसर चाहिए आपको, सेल का चाहिए ना, तो सेल आपने चूज़ किया। उसके बाद आपको क्राइटेरिया देना है कि क्या ढूंढना है। मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे अलग से बनाया हुआ था कि मेरा रीजन का ये है, प्रोडक्ट का ये है, तो मुझे सम दे दीजिएगा, एंड पैरेंथेसिस ऑफ करके मैंने एंटर किया, तो देखो इसने मुझे सम दे दिया। अभी मैं जाके मैं जानना चाहती हूँ नॉर्थ में एक्सेसरीज मैंने कितनी सेल की, तो आ गया। अच्छा, नॉर्थ में ही मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, फ़ोन नॉर्थ में मैंने फ़ोन कितने सेल किए, तो ये आ गए। अच्छा, मैंने ईस्ट में कितने फ़ोन सेल किए, तो ये टोटल आ गया। तो इस तरीके से आप इसका कितना अच्छा यूज़ कर सकते हो। आप जब मान लीजिए आपने यहीं पे इसी से एक चार्ट जनरेट कर रखा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, तो आप बहुत ही एक डायनेमिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। एंड जब रिपोर्ट जनरेशन की बात आए तो डीसम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं अभी भी कहूँगी एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव की तरह, समिफ्स की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने समिफ्स डीसम को कंप्लीट किया। नाउ लेट्स कम टू द लुकअप फंक्शंस विच इज़ वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। इससे पहले, इसको करने से पहले हम लोगों को इसको थोड़ा सा फंडा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा फंडा क्लियर कर लेते हैं बहुत आसानी से। मैं कह रही हूँ जितना भी बड़ा डेटा ले लो, आपके वी लुकअप एच लुकअप में तो कहीं मिस्टेक नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो चलिए उसको देखते हैं। मुझे यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको यहाँ करना पड़ेगा। ओके, एंड लेट मी जस्ट टेक द पेंसिल टू ड्रॉ। देखिए, सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ लुकअप, क्योंकि आप देखते हो कि व्हाट इज़ लुकअप, एंड थोड़ी सी मेरी ड्राइंग पे थोड़ा सा रहम ठीक है। व्हाट इज़ लुकअप, व्हेन आई से लुकअप, तो लुकअप का मतलब क्या है कि मैंने जो डेटा दिया है आप ना उस डेटा को देखिए और उसमें देखकर मुझे आंसर बताइए, दैट इज़ लुकअप। जाओ मेरे डेटा में जाओ, ढूंढो, घूमो फिरो, जो करना है करो और मुझे डेटा निकाल के दे दो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख एंट्रीज़ का एक डेटा है, एंड आपके मैनेजर ने आपको एक पार्टी का नाम दे दिया, यूनिक डेटा है आपके पास, और एक पार्टी का नाम दे दिया, या फिर 10 पार्टी का नाम दे दिया। ठीक है, 10 पार्टी का नाम दे दिया और आपको कहा है कि हम ना इसका डेटा निकाल दो, इसके आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्या खरीदता है, कितना खरीदता है, ये सारी चीज़ मुझे बता दो। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप जाओगे, फिल्टर लगाओगे, एंड
चेक कर लोगे। लेकिन कितना फिजिबल है ये कि आप जाएं फ़िल्टर लगाएं, फ़िल्टर में 1,00,000 नाम है तो या तो उन्हें मैनुअली ढूंढें, या फिर चलो कोई बात नहीं मैनेजर ने नाम लिख के दिए हैं तो आप एक एक करके उन 10 नाम को टाइप करें एंड देन वो नाम आपके सामने है एंड देन वो जाके आप फ़िल्टर लगाएं, देन कॉपी करें, देन कहीं पेस्ट करें। ये इतना फिजिबल मुझे नहीं लगता है, उतना अच्छे से नहीं करेगा। तो ऐसी जगह पे आप क्या लगाएंगे, लुकअप फंक्शन की ऐसा फंक्शन लगाया, ऐसा फॉर्मूला लगाया कि जाके मेरे लिए इन 10 का डेटा लेकर आओ। तो दैट इज़ लुकअप, जाओ और डेटा में देख कर लाओ। नाउ अब आपके पास दो चीज़ आती है, वी लुकअप और एच लुकअप। अब इसका क्या सीन है भाई, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। देखो वी मतलब क्या है, वर्टिकल, एंड एच मतलब क्या है, हॉरिजेंटल। जब हम अपने रोज एंड कॉलम्स को पढ़ रहे थे तब भी ये चीज़ें बहुत आ रही थी ना, ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल आ रही थी ना। देखो जितनी भी आपकी कॉलम होती हैं, जो ABCD आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैसे होता है, ऐसे 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 ही होता है ना, दैट इज़ योर वर्टिकल। एक तो इस तरीके से डेटा है। दूसरा आपके पास किस तरीके का डेटा होता है, दूसरा आपके पास होता है आपकी जो रोज़ होती हैं, वो रोज़ किस तरीके से होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रोज़ होती हैं आपकी, होती है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो आपकी कॉलम्स हैं, जो आपकी कॉलम्स हैं दैट इज़ इन वर्टिकल फॉर्म एंड जो आपकी रोज़ हैं दैट इज़ इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, इसका को रिलेशन अभी आपको समझ आएगा, इंटर रिलेशन समझ आएगा। देखिए अगर मैं अपनी कमांड देती हूँ VLOOKUP के लिए तो मेरा जो डेटा है ना वो कैसे चेक किया जाएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम ऐसे कॉलम वाइज जाया जाएगा और चेक किया जाएगा एंड जहाँ पे भी मेरा वो डेटा मिल जाएगा मुझे लाके दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किस साइड से डायरेक्शन क्या रहेगी, हम लोग इधर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। कैसे जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। अच्छा अगर आप कोई नाम पढ़ते हो, मेरा नाम है तनु सिंगल है, अगर मेरे को तनु सिंगल पढ़ना है तो मैं इधर से इधर पढ़ूंगी, सिंगल तनु थोड़ी ना पढ़ूंगी। तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं। अगर आपने रोज़ में चेक करना है, आप कह रहा है कि मेरा डेटा ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, एक एक रोज़ चेक करो तब जाके मिलेगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो रोज़ ऐसे थोड़ी ना नीचे से चेक कर लेंगे कि 100 99 98 97 ना, हम तो ऐसे चेक करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको चेक किया जाता है, ठीक है, आपके डेटा को। तो जब भी हम लोगों को वर्टिकल अपना डेटा चेक करवाना होता है तो अगर हमारा डेटा वर्टिकल फॉर्म में है तो हम लोग उसमें VLOOKUP लगाते हैं एंड जब भी हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है तो हम लोग HLOOKUP लगाते हैं। XLOOKUP भी एक फंक्शन होता है जो इन दोनों का, ये कह लीजिए अगर आपका VLOOKUP लगाने का मन नहीं है, HLOOKUP लगाने का मन नहीं है, कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, गो फॉर XLOOKUP। XLOOKUP काम करता है XY प्लेन के अकॉर्डिंग, वो ऐसे काम करता है, वो यहाँ का भी देखेगा, वो यहाँ का भी देखेगा, दोनों साइड का देखेगा, जहाँ पे आपका डेटा मिल जाएगा वो आपको दे देगा। XLOOKUP ऐसे काम करता है। बट व्हेन इट कम्स टू VLOOKUP तो आपका वर्टिकल डेटा चेक होएगा और व्हेन इट कम्स टू HLOOKUP तो वो हॉरिजॉन्टल चेक करेगा। अब जल्दी से इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब समझ आएगा। आ जाइए डेटा पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली हुई है, देखिए आपका डेटा देख रहे हो आप, ये होता है वर्टिकल डेटा, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डेटा। आपकी हेडिंग्स यहाँ पे हैं। कभी कभी देखियो जब आपका मंथली डेटा बना होगा ना तो डेट्स बहुत सारी होंगी। अब एक 31 डेट है तो 31 डेट ऐसे लिखने की बजाय वो ऐसे लिख देंगे और डेटा इधर की तरफ होगा, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल डेटा। बट नाउ दिस इज़ जो ये वाला टेबल है, दिस इज़ योर वर्टिकल डेटा। अब आपने यहाँ पे लगाना है VLOOKUP। VLOOKUP कैसे लगाना है कि आपने एक पार्टी का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है कि इस पार्टी का नेम मुझे चाहिए और मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल चाहिए। पार्टी नेम लिख दिया, वो गलती से हो गया है बट इट्स ओके, हमें सेल चाहिए। यहाँ मैं लिख लेती हूँ सेल एंड यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ सेल, ठीक है, मुझे सेल चाहिए तो लगाते हैं। चलो इक्वल्स टू VLOOKUP। एक एक टर्म समझना, एक एक टर्म अगर अभी समझ लोगे तो HLOOKUP में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब क्या, जिसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, इस सेल में भैया जो भी नाम लिखा हो वो चीज़ चाहिए मुझे, तो ये वाला सेल ढूंढना है, तो हमारा लुकअप वैल्यू आ गया ये कामा। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे क्या है, जिसके अंदर ढूंढना है, जिसके अंदर ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है इसके अंदर, इस डेटा के अंदर ढूंढना है। ओके फाइन, ठीक है।
कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसने कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों पूछा, रॉ इंडेक्स नंबर क्यों नहीं पूछा? एच लुकअप में तो ये रॉ इंडेक्स नंबर पूछेगा। नाउ यू नो द लॉजिक, क्योंकि ये वर्टिकल डेटा है तो ये कॉलम वाइज चेक करेगा, ठीक है, तो इसलिए ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है। एंड कॉलम इंडेक्स नंबर में हमेशा ध्यान रखना, क्या मिस्टेक क्या करते हैं कि मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपको अभी मैंने जितना टेबल एरे लिया है उस अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स लेना पड़ता है। एक बार के लिए हम नॉर्मल लेते हैं, उसके बाद दूसरी सिचुएशन समझाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मुझे आंसर क्या चाहिए, सेल चाहिए। मैंने ये डेटा चूज़ किया हुआ है। अब इसमें कॉलम बी दैट इज़ 1, सी दैट इज़ 2 एंड डी दैट इज़ 3। तो थर्ड नंबर वाला आंसर चाहिए ना, तो यहाँ लिखोगे 3 कॉमा, उसके बाद आपको फॉल्स दैट इज़ आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब प्रेस करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका आ गया है, ठीक है, आ गया, फाइन, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, कंप्यूटर लिख देती हूँ, इसको कॉपी कर लाती हूँ यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V, एंड मुझे यहाँ पे अब कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चाहिए। मैं आपको एक वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ रेंज के अकॉर्डिंग, रेंज जो टेबल एरे में जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए अगर मान लीजिए मुझे चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट वाइज ये आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज ये आ जाए, तो वापस से लगाएंगे वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू विच इज़ कंप्यूटर कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली कॉमा, तो अब मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, मुझे आंसर चाहिए सेल का, मुझे यही तो चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो क्या मैं 3 लिखूंगी या मैं 2 लिखूंगी? क्योंकि टेक्निकली बी सी डी में मेरा आंसर है, तो मेरे को 3 लिखना है ना। आप ये सोच रहे हो कि आपको 3 लिखना है, लेकिन सोच के देखिए जब मैंने टेबल एरे ही इनका लिया हुआ है सी एंड डी का, तो इसके लिए बाकी का डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितना आपने टेबल एरे ले लिया उतना ही वहाँ पे उसको लगता है कि उतना ही डेटा है, इसके अलावा तो कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब उसके लिए कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो तो खाली इसमें देखेगा, और इसके अकॉर्डिंग तो 1 इज सी वाला कॉलम 1 है और डी वाला कॉलम 2 है, तो ये तो यहाँ 2 आंसर लिखने पे आपको आंसर देगा, देखना, पैरेंथेसिस ऑफ एन एंटर, एंड आपका आंसर आ गया। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, जो भी टेबल एरे ले रहे हैं उस टेबल एरे के अंदर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर को काउंट करना है, पूरे डेटा को देख के काउंट नहीं करना। आप जो टेबल एरे चूज करते हो उसके लिए वही डेटा है, बाकी का डेटा तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है, तो आपने ऐसे करना है। दूसरा आता है एच लुकअप। एच लुकअप भी सेम तरीके से है, हम लगाएंगे, बस हमारा डेटा ये होता है तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं एच लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, मतलब मुझे ये वाला सर्च करना है, लुक टेबल एरे, टेबल एरे में ऑब्वियसली मुझे पूरा डेटा लेना है। अरे बाबा, मैंने टेबल एरे ले लिया कॉमा, उसके बाद मुझे रॉ इंडेक्स नंबर चाहिए। अभी देखो इसमें रॉ क्यों मांगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा है तो रोज वाइज चलेगा। मुझे सेल का चाहिए एंड मैंने टेबल एरे ये ले रखा है, तो सेल कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे है, तो सिमिलरली 3 एंड फॉल्स एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। तो इस तरीके से आपका एच लुकअप आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द एक्स लुकअप। अगर मुझे एक्स लुकअप इसमें निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप तो टेबल एरे वाला चीज़ में फंसाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली रखता है कि भैया इतना हासिल करने की जरूरत नहीं है, ईजी रखते हैं। एक्स लुकअप लिया कॉमा लुकअप एरे, मतलब इस लुकअप एरे क्या लुकअप एरे ले रहा है, टेबल एरे नहीं बोल रहा, लुकअप एरे बोल रहा है। टेबल एरे क्या, किस टेबल में मैं वो डेटा ढूंढ के आऊँ, लुकअप एरे क्या, इस लुकअप वैल्यू को मैं कहाँ ढूंढ के आऊँ। अब देखो मुझे लुकअप वैल्यू पार्टी नेम में चाहिए, तो पार्टी नेम को सेलेक्ट करने का डायरेक्ट, कुछ डेटा का कोई चक्कर ही नहीं है, आपने वो चेक किया। उसके बाद रिटर्न एरे, रिटर्न एरे यहाँ पे आंसर को बोलते हैं, आपको जो आंसर चाहिए, मुझे आंसर ये चाहिए एंड कॉमा फॉल्स, नहीं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पैरेंथेसिस ऑफ एन एंटर, तो आपका आंसर आ गया। अब आप चाहे नेम चेंज करके देख लीजिए, आपको ये आंसर देता रहेगा। तो कितना सही था ना ये, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। एक्स लुकअप कैसे लगाया, इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, लुकअप एरे नॉट टेबल एरे, किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। रिटर्न एरे, क्या आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर, तो आपका आ गया। सो दिस इज हाउ वी डू एक्स लुकअप। अभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ओके।
So this is it for this session, and we will meet in the next sessions. Okay, bye. Thank you.